Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके करंट अफेयर्स। ऑलरेडी हम आपके करंट अफेयर्स में 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहां पर कि हमने आपके जून 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। और अब हम अभी भी हम आपके जून मंथ के ही करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आप भी किसी भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा विदिन 6 मंथ्स का जो है वो करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो जून मंथ का हमारा करंट अफेयर्स अपकमिंग आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। A world of debt, a growing burden to global prosperity report recently in the news was prepared by which organization? यहाँ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड बैंक एंड UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। तो हाल ही में खबरों में रही ऋण की दुनिया वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की गई थी? तो ये जो आपका ऋण की दुनिया वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ रिपोर्ट जो है ये आपके UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट दैट इज़ UNCTAD के द्वारा तैयार की गई थी। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो था इसमें आपका एक रिकॉर्ड बनाया गया था। हम कह सकते हैं कि ग्लोबल पब्लिक डेप्ट की अगर हम बात करें तो वो आपका डॉलर में रहा था $97 ट्रिलियन, ठीक है, $97 ट्रिलियन रहा था आपका 2023 में, ठीक है। ग्लोबल पब्लिक डेप्ट इतना रहा था, ये इस रिपोर्ट में बात की गई है। दूसरा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में जो भी हमारा डेप्ट टू GDP सिस्टम है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो भी डेप्ट टू GDP रेशियो है आपका, डेप्ट टू GDP रेशियो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंक्रीज़ करा है, ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेप्ट टू GDP रेशियो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कितना बड़ा है तो लगभग हम कह सकते हैं कि अबव 60% से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियसली तो 2013 को अगर देखा जाए तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि इन्होंने 2013 में ऑब्ज़र्व किया था, तो 2013 में ये 6 था, और फिर अगर 2023 में देखें तो ये 27 था। तो लगभग 60% का यहाँ पर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब बताया जा रहा है। और ये भी बताया, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो पीपल्स हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ रह रहे हैं तो फिर उनको उसमें क्या हो रहा है कि उनकी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या बढ़ रहा है, वही कर्ज जो कह सकते हो आप भाई कि ऋण बढ़ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपका है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज़ UN ट्रेड एरिया एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड 12th प्लेनेटरी असेंबली ऑफ द ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप? ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के लिए की जो 12th प्लेनेटरी असेंबली है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट की गई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, या फिर वर्ल्ड बैंक? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका 12th प्लेनरी असेंबली जो है ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप GSP की, ये होस्ट की गई आपकी सबसे पहली बात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के। ये जो FAO है आपका, इस FAO ने जून 3 से यानी 2024 3 जून 2024 से क्या करा था,
स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। एंड द असेंबली, जो ये असेंबली थी हमारी, इसमें आप कहेंगे कि 700 से भी ज़्यादा पार्टनर्स थे और FAO के मेंबर्स इंक्लूडेड थे इस असेंबली में, ठीक है। ये असेंबली आपकी 3 to 5 जून के बीच में इसको मतलब होस्ट किया गया था और इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली अबव 700 पार्टनर्स और FAO के मेंबर्स शामिल थे। जो GSP है आपका, ये ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप जो है, ये बेसिकली है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक, कह सकते हो आप, ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, ये GSP एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसका मोटिव क्या है, तो ये जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म है, इसका जो मोटिव है, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, तो इसका जो बेसिक मोटिव है वो प्रमोट करना है सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को। किसको? सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को यहाँ पर प्रमोट करना इसका मोटिव रहा है। और ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जो प्रोग्राम है आपका GSP वाला, ये जो 12th प्लेनरी असेंबली वाला, ये हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। असेंबली में जो ये आपकी असेंबली है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म रहा जहाँ पर कि जो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के जो मेंबर्स हैं, FAO के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी नॉलेज को एक्सचेंज किया, ठीक है, अपनी एक्सपर्टाइज को यहाँ पर एक्सचेंज किया सो दैट ये क्या कर सकें, ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें ग्लोबल सॉइल एजेंडा पर, ठीक है। ग्लोबल सॉइल एजेंडा पर ये कह सकते हैं ना, एप्रोप्रिएट मेजर्स का यूज़ कर सकें। तो इस सब का इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया। इस वजह से ये प्लेनरी असेंबली जो थी वो होस्ट की गई, ताकि कैसे हम सॉइल का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सॉइल एजेंडा पे वर्क कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया, की पॉइंट्स रखे गए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, हिंदी में देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप GSP की 12वीं पूर्ण सभा की मेजबानी की? तो ये आपकी की थी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। और इसका जो मोटिव था वो ये था कि सॉइल का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उसके मैनेजमेंट के लिए किन किन स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया जाए। माउंट कैनेलॉन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यहाँ पर अब माउंट कैनेलॉन की बात हो रही है, तो ये किस कंट्री में है? तो अगर मैं माउंट कैनेलॉन की बात करूं थोड़ा सा, तो ये जो माउंट कैनेलॉन है, ये आपका फिलीपींस में है, ठीक है। कहाँ है? फिलीपींस में है, ठीक है। माउंट कैनेलॉन जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कहाँ है, ये बेसिकली आपका नेग्रोज आइलैंड पर है, ठीक है। फिलीपींस में नेग्रोज आइलैंड पर ये आपका माउंट कैनेलॉन है, ठीक है। नेग्रोज आइलैंड पर ये माउंट कैनेलॉन है। और ये जो है ये आपका एक हाईएस्ट माउंटेन है आइलैंड का, ठीक है। क्या है? हाईएस्ट माउंटेन, ये ध्यान रखेंगे। माउंट कैनेलॉन जो है ये फिलीपींस में है और ये आपका हाईएस्ट माउंटेन है। पहली बात, कहाँ है? तो नेग्रोस आइलैंड पर है। और दूसरा, ये जो पैसिफिक रिंग है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये बहुत याद रखने वाली बात है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट भी है, ये याद रखेंगे। माउंट कैनेलॉन हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ है? नेग्रोज आइलैंड पर है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है, ठीक है। और ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसको क्यों जाना जाता है? तो इसको जाना जाने की जो हम कह सकते हैं विशेषता है, जो फीचर है, दैट इज पायरोक्लास्टिक कोन्स। याद रखेंगे कि पायरोक्लास्टिक कोन्स और क्रेटर्स, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पायरोक्लास्टिक कोन्स एंड क्रेटर्स, दीज आर द टू थिंग्स जिसकी वजह से हमारा ये जो
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो हमने फिजिकली देखा, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो डाइवर्स हमारे वॉल्केनोज जो हैं वो इरुप्ट हुए हैं काफ़ी बार, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हमारे जो है वॉल्केनोज हैं वो यहाँ पर इरुप्ट हुए हैं। और कब से इरुप्ट होते हुए आ रहे हैं, तो ये आपके लगभग 1886 से हमारे जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पर फटते हुए आ रहे हैं। और जब ये ज्वालामुखी फटते हैं, जो वोल्केनोज जो हैं वो यहाँ पर इरप्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक आप कह सकते हो फीरियाटिक एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? फीरिएटिक एक्सप्लोजन होता है। और इस फीरिएटिक एक्सप्लोजन की वजह से आपका क्या कह सकते हैं हम, माइनर ऐश फॉल्स होता है, ठीक है। मतलब जैसे वाटरफॉल होता है इस तरह से ऐश जो है वो गिरती है। तो इस फीरिएटिक एक्सप्लोजन की वजह से माइनर ऐश फॉल होता है। और ये जो माइनर ऐश फॉल है, ये जो हमारा रिवर सिस्टम है, नेग्रोज आइलैंड पर जो भी रिवर सिस्टम्स होंगे उनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी इस माउंट कैनेलॉन की। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। और फिलीपींस में ये है। तो हाल ही में खबरों में रहा जो ये माउंट कैनेलॉन है ये फिलीपींस में है। और बेसिकली कहाँ है? नेग्रोज आइलैंड पर है। हाईएस्ट माउंटेन है ये आपका, ठीक है। और बाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हम क्यों जानते हैं, तो उसको जो जानने का रीज़न है दैट इज़ पायरोक्लास्टिक कोन्स एंड क्रेटर्स। और बायोलॉजिकली यहाँ पर क्या होता था कि जो हमारे वॉल्केनोज होते थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी बार इरप्ट हुए हैं। और 1986 से यहाँ पर वॉल्केनोज इरप्ट होते हुए आ रहे हैं। और ये एक फ्रीएटिक एक्सप्लोजन, यहाँ पर जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो एक फ्रीएटिक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से हमारा माइनर ऐशफॉल होता है और वो हमारे जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ओके अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो अब हमारा एक अटाकामा डेजर्ट की बात आई है। तो अटाकामा डेजर्ट जो भी अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है ये किस कंट्री में है, तो आ जाइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपके अटाकामा डेजर्ट की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ पर है, तो ये आपका चिले में है, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, मेक्सिको में है। तो ये आपका चिले में है, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, थोड़ा देखेंगे। देखिए हम क्या कहेंगे कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये रखेंगे ध्यान से। द वर्ल्ड्स, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है और इम्पॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा, ठीक है। कैमरा नहीं लिखूंगी, बस डिजिटल तक छोड़ दूंगी। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कैमरा, इसको प्लेस किया गया है, कहाँ प्लेस किया गया है, तो चिलेज अटाकामा डेजर्ट की एज पर इसको प्लेस किया गया है। और ये जो है ये रिनोन्ड है अपनी ड्राइनेस के लिए, अपने क्लियर स्काइज के लिए। तो जो हमारे हम कह सकते हैं ये कहाँ है बेसिकली, तो ये वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है सिमनी सर्वे टेलीस्कोप की, वहाँ पर ये माउंटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, इतना ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इस अटाकामा डेजर्ट की, तो ये लगभग 3 टन्स जो है, मतलब यहाँ पर ये जो कैमरा है ये 3 टन्स का वेट रखता है। और इसका जो इनिशिएटिव जो है हम कह सकते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये क्या करता है, डार्क एनर्जीज़ को स्टडी करता है, डार्क मैटर को स्टडी करता है, पोटेंशियल अर्थ इम्पैक्ट्स को पढ़ता है। जो भी हमारी क्लोज सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं तो उन सबको स्टडी करना इसका मोटिव है। जो ऑब्जर्वेटरी एंटीसिपेट्स है, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है ये इसमें आप कह सकते हो कि ये जनरेट करते हैं 20 टेराबाइट्स डेली डेटा, ठीक है। डेली डेटा का 20 टेराबाइट्स जनरेट करके ये 15 पेटाबाइट का कैटलॉग बनाते हैं। और ये किसके बेसिस पे बताया जा रहा, तो ये पूरे 10 साल से एक सर्वे चला, उसके बेसिस पे ही बताया गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना हमें, बस इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाकी अटाकामा डेजर्ट के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम आगे जाएंगे। मैं आपको करंट अफेयर्स में जो बेसिकली
करंट अफेयर जो आते हैं वो एक आप कह सकते हो कि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आते, सिर्फ उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया भी जाता है, तो मैंने वो बताया, ठीक है, जो अभी चल रहा है। अब है आपका MTU 1271, MTU 1271, BPT 2846, NLR 3238 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है। तो ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है, तो राइस से है, कॉटन से है, शुगर केन से है, मस्टर्ड से है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि ये जो है ये MTU 1271 BPT 2 ये जो है ये हमारा राइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राइस से। अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूँ तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, हम कह सकते हैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनका नाम है आचार्य NG रंगा। क्या नाम है? आचार्य NG रंगा। तो आचार्य NG रंगा जो हैं, ठीक है, ये आचार्य NG रंगा एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आचार्य NG रंगा के नाम पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाई गई। तो आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ANGRAU, ठीक है, ANGRAU आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, इसने राइस की नई वैरायटी को रिलीज़ किया है, ठीक है। हमें पता है कि राइस क्रॉप को हम कौन सी क्रॉप बोलते हैं, तो हम राइस को खरीफ क्रॉप बोलते हैं भाई। अगर मैं वीट की बात करूँ तो हम उसको रबी की क्रॉप बोलते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। तो यहाँ यही जो हमारी आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने राइस की एक न्यू वैरायटी को रिलीज़ किया है खरीफ क्रॉप के लिए। कहाँ किया है ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि ये आपका राइस से रिलेटेड है, लेकिन कहाँ इसको देखा गया, तो आंध्र प्रदेश में देखा गया। तो ये जो MTU 1271 BPT 2846 और NLR 3238 है, ये हम कह सकते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव इसको डराइव किया है, ठीक है, किसकी जगह पे, मतलब BPT जो आपका पहले BPT 5204 MTU 1271 और इसकी जगह इसका एक ऑल्टरनेटिव है। और ये जो है, ये जो राइस क्रॉप है, ये हाई यील्डिंग है, ठीक है, इसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी है, नॉन लॉजिंग है ये, ठीक है, नॉन लॉजिंग है, पता नहीं क्यों नीचे नहीं आ रहा था, नॉन लॉजिंग है, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, याद रखेंगे, हाई यील्डिंग नॉन लॉजिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है ये आपकी। और ये आप कह सकते हो कि कितने, मतलब 1 एकड़ पे एटलीस्ट कितना ये राइस जो है वो यील्ड करेगी, तो ये आपका 2.8 कह सकते हो आपकी 2.8 टन्स पर एकड़ जो है ये वो यील्ड करेगा। और इसमें जो ये जो क्रॉप है ये 140 डे की ड्यूरेशन की है, ड्यूरेशन भी बता देना है, तो 140 डे कि ये 140 डे ड्यूरेशन की ये क्रॉप है। इसकी यील्डिंग बहुत ज़्यादा है, ये 2.8 टन्स पर एकड़ जो है वो यील्ड करती है। BPT जो है ये तो हमने MPT की बात की थी। अब BPT की अगर मैं बात करूँ तो ये जो BPT है ये जो BPT 2846 है, ये 2.4 टन्स पर एकड़ यील्ड करता है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 130 to 135 डेज़ है, याद रखेंगे। MTU 1271 जो है एक हाई यील्डिंग आप कह सकते हो सेमी ड्वार्फ नॉन लॉजिंग वैरायटी है, जो कि 2.8 टन्स पर एकड़ जो है वो आपका यील्ड कर रही है, 140 डेज की ड्यूरेशन है। एंड BPT 2846 है, ये आपका 2.4 टन्स जो है वो यील्ड कर रही है पर एकड़ पे, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 130 to 135 डेज है। अब अगर मैं NLR की बात करूँ तो NLR 3238 जो है ये आपका 20.5% हायर जिंक कॉम्पोजिशन के साथ है, और ये हमारे ऑल सीजन्स के लिए वायबल है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में सेम देख लेंगे कि हाल ही में खबरों में आए MTU 1271 BPT 2846 और NLR 3238 किस फसल से संबंधित हैं, तो ये आपकी चावल की फसल से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग फॉर 2024 बिटवीन इंडियन एंड US हेल्ड। तो
तो इंडिया और यूएस के बीच में हमारी अभी रिसेंटली फर्स्ट कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी या हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी बेसिकली, या फिर आप कह सकते हो न्यूयॉर्क में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, या फिर चेन्नई में हुई थी। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है हियर गोज विथ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ न्यू दिल्ली में हुई थी। तो जो 2024 की ये फर्स्ट कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग थी और इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी, तो ये न्यू दिल्ली में किस जगह हुई थी? तो ये आपकी न्यू दिल्ली में मेनेक्शॉ सेंटर न्यू दिल्ली में ये हुई थी। और कब से कब तक हुई थी, अगर इसकी ड्यूरेशन की हम बात करें तो ये आपकी जून 4 to 7, ठीक है, जून 4 to 7 में ये हुई थी। और ये किसने लेड की थी, किसके द्वारा हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि ये लेड की गई थी बाय मिस्टर पॉल निकोलसन, ठीक है, मिस्टर पॉल निकोलसन और ब्रिगेडियर राहुल आनंद। याद रखेंगे, मिस्टर पॉल निकोलसन और ब्रिगेडियर राहुल आनंद के अध्यक्षता में कह सकते हो या उनके द्वारा ये जो बैठक थी ये आपकी हेल्ड हुई थी, ठीक है, ये मीटिंग हेल्ड हुई थी जून 4 to 7 तक में। और यहाँ पर 29 मेंबर्स जो थे वो यूएस डेलीगेशंस के थे एंड 38 मेंबर्स जो थे वो हमारे इंडियन डेलीगेशंस के थे। याद रखेंगे, यूएस डेलीगेशन के हमारे 29 मेंबर्स थे और इंडियन डेलीगेशंस के हमारे 38 मेंबर्स इस मीटिंग में रहे थे। और इन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशनल कम्युनिकेशन नीड को जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो थी ये 7th मीटिंग थी, ठीक है, 7th मीटिंग थी और ये रिफ्लेक्ट कर रही थी इंडिया यूएस मिलिट्री के रिलेशनशिप को कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो इनका रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये मीटिंग बेसिकली लॉन्च की गई थी सो दैट ये क्या कर सकें, ये जो भी ऑपरेशनल कम्युनिकेशन होता है आपका इंट्रोपरेबिलिटी है, इन सब पे डिस्कशन कर सकें और इसको स्ट्रेंथन कर सकें। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक जो थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ना लार्ज एक्शन मॉडल्स LAMS फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच फील्ड? क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ या हीट वेव से है? तो अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारी एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंटरप्राइजेस हैं वो ग्लोबली हम क्या कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं लार्ज एक्शन मॉडल्स में। ये जो LAM है ये हमारे किसके लिए है? तो ये जो भी एंटरप्राइजेस को हम ग्लोबली अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पर ये जो LAMS है ये किसकी बेसिस पे बन रहा है? तो ये हमारा एडवांस्ड AI मॉडल्स की बेसिस पे बन रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स गोल्स को समझ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कॉम्प्लेक्स गोल्स को समझ रहे हैं और हम कह सकते हैं ऑटोनोमसली इन टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अनलाइक अगर हम बात करें तो जो भी हमारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जिनको हम LLM नाम से जानते हैं, जैसे ये लार्ज एक्शन मॉडल हो गए, ऐसे ही हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी होते हैं जिनको हम LLM कहते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो भी जितने भी हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ, ठीक है, लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को इंटररिलेट करके ये टास्क को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, एक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूटिलाइज करते हैं हमारे कह सकते हो वास्ट डेटा सेट से, ताकि ये क्या कर सकते हैं, किस लिए करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए करते हैं और जो रियल टाइम इनका डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशंस जो रहते हैं उसके लिए करते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हमारी इंक्लूड करती हैं जैसे कि हमारे पर्सनल असिस्टेंट्स को, ऑटोनोमस व्हीकल्स को, रोबोटिक्स को, हेल्थ केयर्स को और फाइनेंशियल मॉडलिंग को। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखेंगे ये जो हमारा लार्ज एक्शन मॉडल्स है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मॉडल्स पर ही चल रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स गोल्स को समझ के, नेचुरल लैंग्वेजेस से कॉम्प्लेक्स गोल्स को समझ के इनको ऑटोनोमसली टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब डीप लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग में एक कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। चलिए हिंदी में देखेंगे। समाचारों में अक्सर देखे जाने वाले बड़े एक्शन मॉडल LAM किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाउ अब हमारा फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, माउंट फ्यूजी। तो माउंट फ्यूजी जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो ये माउंट फ्यूजी कहाँ है? तो दिस माउंट फ्यूजी इज़ ऑल्सो ऑन, ये कहाँ है? चाइना, रशिया, जापान या मैक्सिको में है, तो ये आपका जापान में है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो एक जापानीज़ टाउन है, ठीक है। एक जापानीज़ टाउन है जिसने हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट डिस्टर्बेंस, जो टूरिस्ट का डिस्टर्बेंस होता है जब वो लोग माउंट फ्यूजी को फोटोग्राफ लेते हैं, जब माउंट फ्यूजी माउंटेन का जब ये लोग फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, जो भी टूरिस्ट वगैरह होते हैं, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो एक जापानीज़ टाउन है, उसने एक एक्शन लिया, ठीक है, ताकि वो जो ये डिस्टर्बेंस होता है टूरिस्ट का फोटोग्राफ लेते समय उससे बच सकें। तो इसी वजह से ये आजकल न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, इस डिस्टर्बेंस को लेके। तो जो आइकॉनिक पीक है, ठीक है, कौन सी पीक है? आइकॉनिक पीक, क्योंकि हम माउंट फ्यूजी चल रहा है, हमने बोला ना कि माउंट फ्यूजी क्वेश्चन में तो इतना बोल दिया कि माउंट फ्यूजी आपका रिसेंटली न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो वो किस कंट्री में? लेकिन भैया रिसेंटली वो न्यूज़ में देखा क्यों जा रहा है? तो वो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए देखा जा रहा है कि एक टाउन है आपका जापान में जो क्या कर रहा है, जो भी माउंट फ्यूजी की जो फोटोग्राफ्स लेते हैं टूरिस्ट, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए वो एक एक्शन ले रहे हैं। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये जो आपकी आइकॉनिक पीक है, ठीक है, माउंट फ्यूजी की जो आइकॉनिक पीक है, हम कह सकते हैं ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3776 मीटर पर स्टैंड कर रही है, और ये आपकी 100 किलोमीटर टोक्यो के वेस्ट में है, ठीक है, होन्शु आइलैंड पे। होन्शु आइलैंड सबने सुना होगा, तो याद रखेंगे जो हमारी आइकॉनिक पीक है जो कि स्टैंड कर रही है 3776 मीटर्स पर, और ये लोकेटेड है आपके 100 किलोमीटर टोक्यो के वेस्ट में होन्शु आइलैंड पर। तो ये जो है वो आप कह सकते हो एक तरह से कि ये डॉर्मेंट स्ट्रैटोवोल्केनो है। क्या है? डॉर्मेंट, ये जो माउंट फ्यूजी है डॉर्मेंट स्ट्रैटोवोल्केनो, फिर से लिखूंगी, डॉर्मेंट स्ट्रैटोवोल्केनो, ठीक है, डॉर्मेंट स्ट्रैटोवोल्केनो है जो कि लास्ट इरुप्ट हुआ था आपका, अभी तक नहीं हुआ है उसके बाद से। तो 1707 में ये लास्ट टाइम फटा था और अभी एक्टिव है ये, ठीक है, अभी एक्टिव है। माउंट फ्यूजी बोस्ट अ स्मूथ स्लोप, ठीक है, ये जो माउंट फ्यूजी है इसने एक स्मूथ स्लोप को बोस्ट किया था, इसका वाइड कह सकते हो वाइड बेस रखा था, और यहाँ पर ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में 2013 से चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी भी चाहे वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे रही, उसको मद्देनज़र ना रखते हुए ये जो आपका कह सकते हो समिट है वो अभी स्नो से कवर्ड है और एक स्टनिंग स्काई लाइन को ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें चल रही हैं, इस वजह से ये माउंट फ्यूजी जो है वो अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में जो खबरों में माउंट फ्यूजी है वो कहाँ का है? तो वो आपका जापान का है। और क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक जापानीज़ टाउन है, वो आपका टूरिस्ट जो डिस्टर्बेंस हो रहा है माउंट फ्यूजी की फोटोग्राफ लेते हुए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्शंस ले रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये डिस्कस हो रहा है कि जो आइकॉनिक पीक है जो कि 3776 मीटर पर स्टैंड कर रही है, यह आपका टोक्यो के 100 किलोमीटर वेस्ट में है और ये आपका होन्शु आइलैंड पर है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो माउंट फ्यूजी है एक डॉर्मेंट स्ट्रैटोवोल्केनो है। ये 1706 में लास्ट टाइम इरुप्ट हुआ था और उसके बाद तब से ये अब तक एक्टिव है, ये फटा नहीं है। और जो माउंट फ्यूजी जो है ये बताया जा रहा है कि ये एक स्मूथ स्लोप को बोस्ट करता है, एक वाइड बेस को यहाँ पर ये बोस्ट करता है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में है 2013 से, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज
Yes, what was the main objective of Operation Blue Star recently in the news due to its 40th anniversary? तो 40th एनिवर्सरी की वजह से ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार अभी चल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कैप्चर करे ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स कश्मीर में, या फिर रूट आउट 6 सेपरेटिस्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल, या फिर टू प्रोटेक्ट द इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम अटैक, या फिर टू सप्रेस अ कम्युनिस्ट अपराइजिंग इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये बेसिकली आपके सिख से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो मोटिव है वो है कि ये क्या कर सकें, सिक्स को रूट आउट कर सकें, सिक्स सेपरेटिस्ट को रूट आउट कर सकें गोल्डन टेम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्लोगन्स जो थे वो एडवोकेट करे जा रहे थे, लाइक खालिस्तान को यहाँ पर रेस किया जा रहा था। ठीक है, कुछ स्लोगन्स रेस किए जा रहे थे खालिस्तान से रिलेटेड, जो कि खालिस्तान को एडवोकेट कर रहे थे गोल्डन टेम्पल पे, और इसकी गोल्डन टेम्पल की हम कह सकते हैं 40th एनिवर्सरी पर। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसकी 40th एनिवर्सरी पे, तो यहाँ पर जो है वो मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लिया गया, जो कि ऑर्डर दिया था, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसका जो ऑर्डर दिया गया था मिलिट्री एक्शन का, ये जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी दैट इज़ इंदिरा गांधी, तो उन्होंने 1984 जून 1984 में ऑर्डर किया था। ठीक है, मिलिट्री एक्शन लेने का ऑर्डर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में जून में, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी हमारे सिक्स सेपरेटिस्ट हैं उनको रिमूव किया जाए। ठीक है, उनको रिमूव किया जाए, और ये इसका जो हम कह सकते हैं कि इस पे जो वर्क कर रहे थे या किसके द्वारा इसको लेड किया जा रहा था, तो वो आपके थे जनरल सिंह। कौन थे? जनरल सिंह। तो ये इसको लेड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भिंद्रन वाले भी थे इसी टेम्पल में, तो ये सब इनके द्वारा ये लेड किया जा रहा था। जो ऑपरेशन था ये ब्लू स्टार, ये जो ऑपरेशन था इसने कह सकते हो आप इसकी जो इंटेंस फाइटिंग थी उसको मार्क किया। यहाँ पर आपके एक्सटेंसिव डैमेज भी हुआ था टेम्पल में। ठीक है, और इसकी वजह से जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ थी वो भी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इंदिरा गांधी का जो भी एसेनेशन था और उससे ये लेड हुआ, एंड ये कॉन्टिन्यूस इवेंट रहा सिक्स की हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो अभी फिर से अभी इसकी 40th जब एनिवर्सरी हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो उसको वापस से जो हमें कह सकते हैं कि रीस्टार्ट किया गया एक तरह से। नाउ सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स हैं SPS एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में हम सब देख रहे हैं, तो ये एसोसिएटेड हैं किस ऑर्गेनाइजेशन से? फूड एग्रीकल्चर से हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो ये भैया हाल ही में हमारे जो खबरों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय जो चल रहे हैं, ये आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से हैं। इंडिया और US, यहाँ पर भी अगेन इंडिया और US जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पोल्ट्री इंपोर्ट को सेटल कर रहे हैं। ठीक है, जो पोल्ट्री इंपोर्ट का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल कर रहे हैं। कहाँ सेटल कर रहे हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर ये सेटल कर रहे हैं। ये जितने भी 7 डिस्प्यूट्स हैं सबको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके। तो एग्रीमेंट यहाँ पर एक साइन हुआ है। ठीक है, सैनिटरी और फोटो सैनिटरी मेजर्स की एप्लीकेशन पे, और जो कि ये इन्फोर्स तो इसको काफ़ी टाइम से कर दिया गया है, लगभग आपका 1 जनवरी आप कह सकते हो 1995 से इसको इन्फोर्स कर दिया गया है। ये गवर्न करता है फूड सेफ्टी को, एनिमल और प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स को। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर चल रहा है। ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये एग्रीमेंट चलाया जा रहा है, जो कि रूल्स को इस्टेब्लिश करेगा डेवलपमेंट के लिए, अडॉप्शन के लिए, और हम कह सकते हैं कि मेजर्स को इन्फोर्स करने के लिए कि कैसे ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट लाइफ को और हेल्थ को बचाया जा सके। ठीक है, सो ये है पूरा आपका सेशन। तो हमने 10 क्वेश्चंस ये करंट अफेयर्स आपके जून में डिस्कस कर लिए। तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने देखिए माउंट फ्यूजी डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ऑफ डेप्थ था इसको डिस्कस किया था, ये अभी जून में चला है, याद रखेंगे। हमने प्लेनरी असेंबली जो अभी हमारी ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल के लिए यूज़ हुआ था वो डिस्कस किया था। एंड माउंट कैनेलॉन यहाँ पे डिस्कस किया था, जो कि आपका फिलीपींस में है, याद रखेंगे। फिलीपींस में माउंट कैनेलॉन है, इसके बारे में पढ़ा था। अटाकामा डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ है? चिली में है।
एंड ये राइस की जो न्यू वेराइटी आई है आपकी MTU एंड BPT एंड NLR, ये पढ़ा था एंड ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। बाकी आपका जो फर्स्ट कमांड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग हुई थी तो वो न्यू दिल्ली में हुई थी, ये न्यूज़ में चला है। जो लार्ज एक्शन मॉडल्स हैं ये आपके फ्रिक्वेंटली हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। माउंट फ्यूजी हमने डिस्कस कर लिया। और अभी जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये चला है आपका जून में, ये ध्यान रखना है आपको कब कब चला है। और लास्ट में हमने सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स देखे थे, तो SPS एग्रीमेंट में ये सब चले थे। तो अभी जून में इन सब बातों का ध्यान हुआ, बाकी हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया वो आप हमें बताएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सेशन हमारा ऐसा इतना ही था। तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखिए थोड़ा टिपिकल है, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना वो थोड़े आप कह सकते हो ईजी वे में अभी नहीं है। अभी जून में जो भी कुछ चला है ना वो काफ़ी एडवांस में चला। देखिए आप चाहे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपकी कमांड एंड कंट्रोल बोर्ड मीटिंग हो, तो ये सब कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो ये इतने ज़्यादा ईजी नहीं रहेंगे हमें पढ़ने में। हाँ, अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराती उनके आंसर्स देती तो इट विल लिटिल बिट ईजी। बट मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड की ना, जिसकी वजह से अभी हम उनको न्यूज़ में देख रहे हैं। बेसिकली न्यूज़ में देखा जा रहा है ये चीज़, तो कहाँ है क्यों है, इतना कहाँ है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों है हम न्यूज़ में क्यों देख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। वो पॉइंट्स थोड़े से आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स रहे हैं, बट अगर आप वीडियो को एक दो बार देखोगे, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम में तो शायद नहीं आए, मुझे भी नहीं समझ में आया था, तो अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हाँ, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।